तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं राइट टू प्रीतम। तो आखिर धीरू भाई अंबानी को यमन में चोरी क्यों करनी पड़ी। आखिर इतने बड़े चोर होने के बावजूद उन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी को कैसे बिल्डअप किया, उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया और इतने बड़े अमीर आदमी कैसे बन गए। तो आज ये वीडियो में सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो धीरू भाई को जानने के लिए चलिए हम उनके जन्म से स्टार्ट करते हैं। तो ये साल है 1932 का और ये कहानी है गुजरात के चोरवाड़ गांव की। तो हीराचंद अंबानी के 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे और उनकी बीवी और हीराचंद चोरवाड़ गांव में रहते हैं। हीराचंद जी अपना जीवन यापन करने के लिए वहीं के पास के एक स्कूल में पढ़ाते थे। तो तभी जन्म होता है हमारे इंडियाज मोस्ट रिचेस्ट मैन धीरू भाई अंबानी का जन्म 6 जुलाई 1932। तो 6 जुलाई 1932 को हमारे धीरू भाई अंबानी का जन्म होता है। बचपन में खेलते कूदते हैं, उसके बाद जब वो 5 साल के होते तो उनका एडमिशन करवाने के लिए उनके पिताजी ले जाते हैं उनको स्कूल में। तो वहीं के पास के स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है और वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको मज़ा आने लगा लीडरशिप में। वो लीडरशिप करते थे, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व कराने का प्रयास करते थे, जैसे कि फीस कम करवाना, मीटिंग्स में जाना, जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा हो उनके साथ खड़े होना, जैसे कि किसान आंदोलन, औरतों के अधिकार की बात। इस प्रकार के लीडरशिप वो 16 साल की उम्र में करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हीराचंद जी को 5 बच्चे हो जाते हैं और उनको घर चलाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहीं पे हमारे धीरू भाई अंबानी का धीरे धीरे मूड खराब होने लगता है। पैसों की तल्लत को देखकर वो बहुत ही परेशान होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, और वो जाते हैं अपने स्कूल और वहाँ से अपनी टीसी मार्कशीट लेकर के घर चले आते हैं। और जब ये बात उनके पिताजी को पता चलती है तो उनके पिताजी आग बबूला हो जाते हैं और धीरू भाई अंबानी को चपाटे लगा देते हैं, जैसे कि मैं एक बार एक कटहल चोरी किया था तो मेरे पिताजी ने मुझे कुत्ते जैसे कूटा था। तो कुछ उसी प्रकार अपने टीसी मार्कशीट लेकर के आ जाते हैं हमारे धीरू भाई अंबानी जी। उसके बाद वो सोचने लगते हैं मैं पैसे कैसे कमाऊं, किस रास्ते से कमाऊं। तो जब स्कूल जाते थे ना, उनके पिताजी उनको कुछ पैसे दिया करते थे, तो वो अपने एक गुल्लक में उसको एकत्रित करते थे, उस गुल्लक को फोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें जो पैसे आते हैं उसको अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसे ही घूमते फिरते झल्लियाते वो टहलते टहलते पहुंचते हैं एक मंदिर के पास और वहाँ पे देखते हैं लोगों की भीड़। तो उनके मन में मेरे जैसे क्रिएटिव आइडिया आता है क्या करने का, चाट बेचने का। तो जाते हैं अपने उसी पैसे से ठेला खरीद लाते हैं और ठेले में लगाते हैं चाट पकौड़े, और 10 से 15 दिनों तक लगातार ज़बरदस्त मेला चलता है और उनकी कमाई भी नेक्स्ट लेवल की थोड़ा ज़बरदस्त होती पहले के मुकाबले। तो ये देख करके उनको उत्साह आता है और मज़ा आता है। तो कहते हैं कि अब तो मेला ख़त्म हो गया, अब क्या करूं मैं। तो फिर से सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो उनको पता चलता है लोगों के बीच से कि यमन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसे लोग कमा सकते हैं। तो हमारे धीरू भाई अंबानी जी ने यमन जाने का निश्चय किया और अपने पिता से बार बार रिक्वेस्ट करके उन जितनी भी जीवन की कमाई थी उनको चूज करके यमन का टिकट और वीज़ा लेकर के यमन चले जाते हैं 16 साल की उम्र में। और वहाँ पे जा कर के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। पेट्रोल भराने जो लोग आते थे, जैसे कि उनको 100 का पेट्रोल भराना है तो लोग काफ़ी अमीर होते थे। उन लोगों से हमारे धीरू भाई अंबानी जी कहते थे, अरे आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है और आप 100 का पेट्रोल भरा रहे हैं, ये पेट्रोल बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो आपको रिटर्न फिर से आना पड़ेगा, इसीलिए आप कम से कम 1000 का पेट्रोल डलाइए। तो लोग उनकी बातों को मान लेते थे और वो 1000 का पेट्रोल डला लेते थे। तो इसी प्रकार वहाँ के जो पेट्रोल मालिक था उसकी आमदनी नेक्स्ट लेवल हो जाती है और वो भाई धीरू भाई अंबानी से मिलने चला आता है। उसके बाद उनको सीधा वहाँ का मैनेजर बना देता है। धीरे धीरे काम चलता रहा, उनके पास काफ़ी समय बच जाता था ये जॉब करने के बाद भी। तो उनके दिमाग में आइडिया आता है कि लाओ जो समय मेरे पास बचता है इसको भी कहीं मैं एडजस्ट करता हूँ, और वो दूसरी नौकरी की खोज में लग जाते हैं।
तो उनको पता चलता है कि एक कंपनी में जॉब खाली है और वहाँ पे सेल्स जॉब थी। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का जो मैनेजर होता है तो धीरू भाई अंबानी से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या डिग्रियाँ हैं। तो हमारे धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि देखो मेरे पास डिग्रियाँ नहीं हैं, लेकिन मेरे पास इतना तो दिमाग है कि मैं तुम्हारे जो भी सेल्स टारगेट होंगे उनको मैं समय से पहले अचीव कर लूँगा। और हमारे धीरू भाई अंबानी कहते मुझे तुम ना पैसा दो ना ही सैलरी बेस पे रखो, पहले कम से कम 10 दिन का मुझसे ट्रायल ले लो। हमारे धीरू भाई अंबानी उनको ट्रायल देने लगते हैं। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है उनको लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, तो वहाँ पे उनको रख लेता है परमानेंटली। तो जब भाई धीरू भाई अंबानी को काम तक करते करते काफ़ी बोर हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग भी बोर हो जाते हैं, जैसे मैं तो बोर हो ही जाता हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है एक चुस्की की, अर्थात चाय की। तो धीरू भाई अंबानी को भी चाय की ज़रूरत पड़ी। तो उनको लगा कि यार चाय तो पीना ही पड़ेगा। तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो 10 पैसे की चाय पिएं और ठेले पे, और उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है बेस्ट चाय पिएं 5 स्टार की। तो हमारे धीरू भाई अंबानी ठहरे अंबानी, तो कहते हैं कि भाई मैं तो पीऊँगा 5 स्टार की चाय। क्यों? वो जानना चाहते थे कि अमीर लोग बात क्या करते हैं, आखिर वो ऐसी कौन सी बात करते हैं कि उस बात के चलते वो अमीर हो जाते हैं, वो कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं। तो वहाँ पे जा कर के धीरू भाई अंबानी डेली चाय पीने लगे। वहीं पे एक दिन क्या हुआ कि 3 लोग बात कर रहे थे कि भाई यमन में जो चांदी के सिक्के हैं ना, जैसे जो यमन के सिक्के हैं ना, उसमें 100 रुपये, जैसे 100 रुपये का सिक्का है तो उसमें उसको पिघलाया जाए तो उसमें से 110 रुपये निकलेंगे। तो ये बात हमारे अंबानी दादा को पता चलती है, तो उनके दिमाग में आता है आइडिया। वो कहते हैं कि अरे मुझे तो बिजनेस आइडिया मिल गया। और वो जितना भी पैसा कमाए होते हैं उसमें से सिक्के पिघलाने की मशीन लेकर के आते हैं, और जितने भी यमन के सिक्के होते हैं उनको पिघलाने लगते हैं। और ये काम करते करते उनको लगभग 2 साल हो जाता है। तो ये बात यमन की सरकार को लगता है कि यार भाई मेरे सिक्के जा कहाँ रहे हैं, मैं इतने सारे सिक्के बनवा रहा हूँ और वो जा कहाँ रहे हैं, धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं। तो इस बात पे वहाँ पे शुरू होती है खोजबीन। तो पता चलता है कि भैया एक लड़का है जो सारे सिक्कों को पिघला रहा है। तो वहाँ पे भैया तो धीरू भाई अंबानी के पास पहुँच जाती है वहाँ की पुलिस। तो वहाँ पे जा कर के देखती तो भाई धीरू अंबानी हैं ही नहीं, गायब कहाँ हो गए। भैया वो बैठते हैं, सारा पैसा ले करके अपने इंडिया को चले जाते हैं, और वहाँ आने के बाद मुंबई में उतर जाते हैं। और उतरने के बाद वहाँ से जाते हैं अपने गांव की, वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और गुजरात अपने गांव पहुँचते हैं। कहाँ पे? चोरवाड़ गांव। तो वहाँ पहुँचते तो वहाँ भाई सभी लोगों को पता चलता है कि भैया हीरा चंद का लड़का आया है जो कि विदेश से यमन से कमा के आया है। तो इसी खुशी में सभी लोग ढोल नगाड़े लेकर डग 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 आ जाते हैं और फूल मालाओं से स्वागत करने लगते हैं हमारे धीरू भाई अंबानी का। तो वहीं पे एंट्री होती है उनके पिताजी की, और वो आते हैं, कहते हैं कि बेटा धीरू, तुमने कहीं वहाँ के जॉब छोड़ तो नहीं दी है। तो हमारे धीरू भाई अंबानी ठहरे बहुत ही बड़े सत्यवादी, और वो कह देते हैं कि हाँ मैंने वहाँ की जॉब छोड़ दी। तो वहीं पे उनके पिताजी उनको चढ़ देते हैं चटाक दे एक तमाचा। तो वहाँ के लोग जो देखते हैं कि भैया अरे इसके पिता ने इसको कूट दिया, तो वहाँ के सभी लोग चले जाते हैं वहाँ से। तो धीरू भाई अंबानी फिर घर जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी होती है एक प्रेमिका जिनसे वो बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो लड़की भी उनसे बहुत ही ज़बरदस्त और बेपनाह मोहब्बत करती थी। तो दोनों एक दूसरे से कर लेते हैं शादी बिना बताए लोगों को। तो लगभग 12 बजे दोपहर के करीब वो कर लेते हैं एक दूसरे से शादी और चले जाते हैं मुंबई। मुंबई जाने के बाद उनके पास एक आइडिया होता है क्या करने का, कपड़े का व्यापार करने का। तो वहाँ पे जा करके वो लोग कपड़े का व्यापार शुरू तो करते हैं, लेकिन उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे काफ़ी दिनों तक कपड़े का व्यापार करते हैं और बहुत ही अर्निंग करते हैं। तो उनको लगता है कि भाई जो हम कंपनियों को पैसा देते हैं कपड़े बनाने का, हम ही क्यों ना कपड़े बनाएं अपनी कंपनी लगा करके। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम चलिए अब गुजरात में भाई अपनी कंपनी लगाएंगे और वहाँ पे कपड़े बनाएंगे ज़बरदस्त। तो वहाँ पे आकर के भाई धीरू भाई अंबानी लगाते हैं गुजरात में फैक्ट्री अपने कपड़े की, और वहाँ पे ज़बरदस्त चालू होता है कपड़े का व्यापार। और कमाई तो ज़बरदस्त हो ही रही थी लोगों के बीच में। और तभी सरकार लाती है एक नियम
जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। जो नियम होता है रीपनिशमेंट का, ये नियम आने से कपड़े के व्यापार में काफ़ी मंदी देखनी पड़ती है। क्यों? ये नियम कहता है कि आप लोग विदेशी कपड़े ला सकते हो सस्ते दाम में, लेकिन आप लोगों को बेचना भी विदेश में ही होगा। तो ये नियम काफ़ी लोगों को जो है परेशान कर देता है और सभी लोग व्यापार करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी को एक आइडिया आता है। वो आइडिया काफ़ी ज़बरदस्त होता है भाई। वो आइडिया होता क्या है? वो विदेशी जितने भी उनकी इनकम होती है वो सभी इनकम को इकट्ठा करके वो विदेशी कपड़े ला लेते हैं और उसमें से शर्ट, टी शर्ट, साड़ियाँ खूब इकट्ठा बहुत सारी मात्रा में उसको तैयार करते हैं। सस्ते दामों में पूरे भारत में इसको एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और वो अपने कपड़े का ब्रांड का नाम रखते हैं भाई विमल। ये देख करके सभी कंपनियां धीरू भाई अंबानी के ऊपर कर देती है मुकदमा। क्यों? क्योंकि जो सरकार ने एक नियम लाया था रीपनिशमेंट का, उस नियम के थ्रू जो आप विदेशी कपड़े ला रहे हो आपको विदेश में भी बेचना होगा। इसी को लेकर के सभी कंपनियां चाप देती हैं धीरू भाई के ऊपर मुकदमा। और यहाँ पे धीरू भाई अंबानी को एक आइडिया आता है और वो जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि भाई देखो, आप लोगों ने ये तो नहीं कहा है ना कि सभी कपड़े को आपको विदेश में ही बेचना होगा। मैं 2-3 कपड़े डेली तो पहुँचा तो रहा हूँ विदेश में, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो इससे सभी कंपनियों को लगा झटका और उनको निराशा का सामना करना पड़ा। वो मुंह बना के चुपचाप बैठ गई और धीरू भाई अंबानी फिर से यहाँ से एक बूस्ट पाते हैं और फिर से बाकायदे उनका बिजनेस हाई मात्रा में ग्रो होता है। अब आता है 1997। उनके दिमाग में आइडिया आता है कि भाई मैं पेट्रोल डीजल का भी व्यापार करूँगा। तो पेट्रोल डीजल के व्यापार के लिए उनको चाहिए लाइसेंस, जो कि आराम से नहीं मिलता है। उन्होंने सोचा कि भाई मुझे चाहिए तो चाहिए पेट्रोल डीजल का लाइसेंस। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। ऐसे सरकार उनको तो लाइसेंस दे नहीं रही थी, तो वो गए अपनी कंपनी के नाम पर लाइसेंस लेकर के आए। वहाँ पे बोले कि यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर बनती है। सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिएस्टर मतलब कपड़ा। तो ये इसमें एक केमिकल डाला जाता है जो कि एक पेट्रोल टाइप में ही होता है, एक तेल ही होता है। तो फैक्ट्री के नाम पे उनको मिल जाता है लाइसेंस। उसके बाद वो अपना पूरे भारत में तेल का व्यापार स्टार्ट कर देते हैं और जो भी उस समय के तेल बेचने वाली कंपनियां होती उनको नीचे कर देते हैं और ये इनका व्यापार नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो आज आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना उनका व्यापार नेक्स्ट लेवल है। इंडियाज़ मोस्ट बिजनेसमैन। अब आता है साल 2002 का, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है हमारे धीरू भाई अंबानी का। तो 24 जून सन 2002 को उनको आता है एक हार्ट अटैक टाइप में बहुत ही ज़बरदस्त। तो उनको ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट कर दिया जाता है। तो काफ़ी समय तक वो बीमार रहते हैं। उसके बाद उनका 6 जुलाई 2002 को उनका देहांत हो जाता है और हमारे धीरू भाई अंबानी का जो भी समय सीमा होती है ख़त्म हो जाती है। तो ये रही उनकी पूरी की पूरी कहानी। तो उनके जीवन को लेकर के, उनके स्ट्रगल को लेकर के और उनके इरादे को लेकर।